गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग फिर से बिहार बोर्ड के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया उसको चेक कर लें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्वेश्चन है, यदि अल्फा, बीटा और गामा त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर ऑप्शन ए बी बाई ए, ऑप्शन बी माइनस डी बाई ए, ऑप्शन सी बाई ए, ऑप्शन डी बाई ए। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि अगर हमारा शून्यकों का योगफल त्रिघात बहुपद में यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, और अगर हम बात करें कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू होता है सी बाई ए, तो ऑप्शन हमारा सही होगा। और शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बाई ए। हाँ दोस्तों, माइनस डी बाई ए अगर ये रहता तो इसका आंसर होता माइनस डी बाई ए। अगर शून्यकों का सिर्फ योगफल होता तो इसका आंसर होता माइनस बी बाई ए, लेकिन हमें अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर है तो सी बाई ए होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दो रेखीय समीकरणों के आलेख समानांतर रेखाएं हैं, तब रेखीय समीकरण के युग्म का एक हल होगा। ऑप्शन ए में है एक हल होगा, ऑप्शन बी में है दो हल होंगे, ऑप्शन सी में अनगिनत हल होंगे, ऑप्शन डी कोई हल नहीं होगा। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 हो तो इसका जो ग्राफ बनता है, मान लीजिए कि x एक्सिस और y एक्सिस पर एक AB है और इसी AB पर अगर एक और ग्राफ CD एक्सेस करता है तो ये इसका यानी इसके अनंत हल होते हैं। मगर अगर ऐसा कुछ हो, यानी अगर रेखीय समीकरण एक दूसरे के समानांतर है, ठीक पैरेलल है, तो उनके बीच कोई संबंध स्थापित नहीं होता है, तब ऐसे केस में ये मान जो है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 का, तब इसमें इस केस में एक भी हल संभव नहीं है। इसके अनंत हल होते हैं, इसके अनंत हल होते हैं अगर ये केस रहे तो। अगर a1 बाई a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 तो इसके एक हल होंगे। इसका मतलब हुआ कि ये जो ग्राफ है हमारा वो किसी एक बिंदु पर आकर के कटेगा, वो किसी एक बिंदु पर आकर के कटेगा, यानी प्रतिच्छेदी रेखा होगा। प्रतिच्छेदी के केस में ये होता है, इसके एक हल होते हैं, इसके एक हल होंगे। ठीक है, तो हमेशा से याद रखिएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, यानी जब समानांतर होगा तो एक भी हल नहीं होंगे, एक हल भी नहीं होंगे। और जब अगर ये तीनों एक बराबर होंगे तो ये संपाती होगा, यानी दोनों लाइनें एक दूसरे पर ही एग्जिस्ट करेंगी, CD भी और AB भी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके अनंत हल होंगे, इसके एक भी हल होंगे, इसके एक भी हल नहीं होंगे और इसके एक हल होंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 10 में आपने पढ़ा था त्रिघात बहुपद के बारे में, उसी तरह से पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि बहुपद 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 के शून्यकों का योग होगा। ऑप्शन ए -5/2, ऑप्शन बी 14/5, ऑप्शन सी 8/5 और ऑप्शन डी 5/2। तो क्वेश्चन का जवाब आप डिस्क्रिप्शन में सॉरी कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इसको 10 की तरह ही आपको बनाना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि समीकरण में 9x² - 1
बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी? ऑप्शन ए वास्तविक और असमान, ऑप्शन बी वास्तविक नहीं, ऑप्शन सी वास्तविक और समान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए बनाते हैं इसको। तो देखिए जब हम लोग 9x² - 1 को बराबर 0 लिखते हैं तो यहाँ पर a बराबर 9, b बराबर 0 और c बराबर -1 आता है। हम लोग इतना लंबा प्रोसेस करके जब हम लोग a का वैल्यू निकालते हैं, अल्फा बीटा का वैल्यू निकालते हैं तो हमें 1/3 और -1/3 आता है। अब वैसे भी हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का रूट दो तरह से निकलता है, एक प्लस में एक माइनस में, ठीक है। तो वैसे भी हम जो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। असमान होंगे लेकिन वास्तविक होंगे, असमान होंगे लेकिन वास्तविक होंगे। तो आई होप इसको समझ में आया होगा आपको। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, यदि ए बी सी तथा पी क्यू आर समरूप त्रिभुज हैं जिसमें ए बराबर 42 डिग्री तथा आर बराबर 80 डिग्री तो बी बराबर होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। हम सभी जानते हैं कि जब दो त्रिभुज आपस में समान होते हैं तो उनके समरूप होते हैं तो उनके कोण भी समान होते हैं और भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो देखिए जब उनके कोण समान होंगे तो त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर होगा त्रिभुज पी क्यू आर के कोण पी के। कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर। तब यहाँ पर r का मान दिया हुआ है और a का मान दिया हुआ है। अभी हम लोग इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर r का मान दिया 80 डिग्री और a का मान दिया 42 डिग्री। तब हम लोग कोण a बराबर कोण p लेकर के चलेंगे, कोण b बराबर कोण q, कोण c बराबर कोण r। तो यहाँ पर a बराबर 42 डिग्री, c बराबर 80 डिग्री। क्योंकि r बराबर है c का तो r बराबर 80 है तो c बराबर भी 80 होगा। अब हम लोग 42 और 80 को जब जोड़ेंगे तो 122 आएगा, 122 आएगा। और हम सभी जानते हैं त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण बी को मान निकालने के लिए हम कोण ए और सी के मान को ऐड करके बी के मान टोटल में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यानी कोण ए और बी को जोड़ करके हम इसमें से घटा देंगे। तो 180 - 122 को जब घटाएंगे तो हमें 58 आंसर आएगा, जो कि 58 हमारा ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन सी को टिक मारिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि बहुपद x² - 5 के शून्यक हैं। ऑप्शन ए में है +5 और -5, ऑप्शन बी में है √+5 -5, ऑप्शन सी में है √+5 -√5, ऑप्शन डी में है √-5 √-5। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, 3x समीकरण निकाय 3x + ky = 0 तथा 2x + 5y = 20 के अद्वितीय हल होने के लिए k का मान क्या होगा। तो हम सभी जानते हैं कि जब समीकरण अद्वितीय मान होगा इसका मतलब कि यह किसी एक बिंदु पर दोनों को काट करेगा। और अद्वितीय होने के लिए a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 के, यानी a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। तो देखिए हमारा a1 बराबर क्या है 3 है और b1 बराबर a2 बराबर क्या है हमारा 2 है। a1 बराबर 3 और a2 बराबर हमारा 2। उसी तरह से b1 क्या है हमारा, तो b1 बराबर कुछ नहीं है k मिला हुआ है और b2 बराबर हमको मिल चुका है 5। तो देखिए यहाँ पर a1/a2 यानी कि a1/a2 बराबर हो जाएगा हमारा 3/2 और b1/b2 बराबर होगा हमारा, b1 तो हमें पता नहीं है, b2 पता है, हाँ पता है b2। तो यहाँ पर हम नहीं करेंगे, नहीं का सिंबल देंगे और 3/2 लिखेंगे। जब ये चला जाएगा तो हमारा आएगा k डज नॉट इक्वल टू, k जो है 15/2 के बराबर नहीं होगा तो इसका मान अद्वितीय होगा।
अगर k का मान 15/2 आ गया, k का मान 15/2 आ गया तो ये दोनों का मान अद्वितीय नहीं होगा। और अगर k का मान 15/2 के अलावा कुछ आ जाता है तो इसका मान अद्वितीय होगा, यानी एक पर ये कट करेगा, एक दूसरे को ये एक पर, एक रेखा पर कट, एक बिंदु पर ये एक दूसरे को कट करेगा। तो अद्वितीय होने के लिए k का मान कुछ भी चलेगा मगर 15/2 नहीं चलेगा, 15/2 नहीं होना चाहिए। चलिए ऑप्शन ए हमारा सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में कि क्या इसमें बोला गया। क्वेश्चन में आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक ऐसा है जो समानांतर श्रेणी में है। तो आइए हम सभी जानते हैं कि समानांतर श्रेणी में होने के लिए किन किन क्राइटेरिया को, किन किन नियमों को पालन करना पड़ता है। अगर कोई चीज समानांतर में है तो उसका सार्वअंतर d जो है उसको समान होना चाहिए, हर एक टर्म में, हर एक कंडीशन में उसका सार्वअंतर समान होगा, तभी हम उसको बोल सकते हैं कि वो एक समानांतर श्रेणी है। जैसे अगर हम बात करें इसकी तो इसमें देखिए a बराबर 0.3 है, वहीं पर a प्लस डी यानी a2 बराबर हमारा 0.33 है। अगर हम इसको में एक और देखते हैं यानी यहाँ पर a3 बराबर दिया गया है 0.333, हम अगर b2 में से सॉरी t3 में से t2 को घटाते हैं तो हमें मात्र 0.003 का अंतर मिलता है, 0.003 का अंतर मिलता है जब इसको में से हम इसको में घटाएंगे। तो अगर हम इसी चीज को यहाँ पर घटाते हैं तो हमें मात्र 0.03 का अंतर देखने को मिलता है। तो ये हमारा समानांतर श्रेणी नहीं है। उसी तरह से हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जब हम चले तो यहाँ पर ये 10 बढ़ा, लेकिन अगर हम यहाँ से यहाँ चलते हैं तो सीधे 100 बढ़ रहा है। दोनों का अंतर समान नहीं है, इसलिए ये सार्वअंतर या समानांतर श्रेणी नहीं है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये 2 है, 2 से 2 2 2 4 हुआ, प्लस 2 का अंतर हुआ, और 4 से सीधे 4 का अंतर, यानी ये भी समानांतर श्रेणी नहीं है। ये कुछ और है जो आपको 11th क्लास में पढ़ना है, लेकिन अभी हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। आप देखिए यहाँ पर ये 2 बढ़ा, फिर 2 से 2 नहीं सीधे 4 बढ़ रहा है, और उसके बाद भी ये 4 से 4 नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पर ये सीधे 8 बढ़ रहा है। तो ये समानांतर श्रेणी नहीं है। चौथा और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर 0 है, यहाँ पर 0 से बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, -4 हुआ, और -4 से फिर -8 हुआ, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, -4 का, सॉरी -4 का। उसके बाद इसमें और इसमें का भी डिफरेंस जो है, सार्वअंतर जो है -4 का ही है, और इसके बाद -12 है, यानी इसमें भी -4 का अंतर है, यानी करेक्ट ऑप्शन डी होगा। एक सीक्वेंस में ये घट रहा है या बढ़ रहा है, अगर एक सीक्वेंस में ये घटे या बढ़े तो उसको हम लोग सार्वअंतर या समानांतर श्रेणी की समानांतर श्रेणी कह सकते हैं। आज का क्लास इतना पर ही खत्म करते हैं, बाकी डाउट अगले सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।